नमस्कार, वंदे मातरम। मैं विश्वजीत पांडे, विश्व गुरु हिंदुस्तान की इस अलौकिक पहल आत्मनिर्भर बिहार के वीडियो सीरीज के 16वें एपिसोड में आपके आदेशानुसार आपके समक्ष हाजिर हूं। उम्मीद करता हूं कोरोना रूपी इस वैश्विक महामारी के दौर में आप अपने स्वजनों के साथ सुरक्षित है, स्वस्थ है और एक समृद्ध भारतवर्ष तथा आत्मनिर्भर बिहार की कुशलता की कामना कर रहे हैं। दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी आपने जिस तरह से दिल खोलकर हमारे पास अपने स्नेहिल संदेश और हम तक अपने शुभकामना रूपी फोन कॉल्स किए हैं, उससे निश्चय ही हमारे पूरे टीम का और मेरा कॉन्फिडेंस हमेशा की तरह बढ़ा है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं किसी तरह से मेरे तमाम वीडियोस को लाइक करके हमारे इस मुहिम को आप अपना समर्थन प्रदान कर रहे हैं एवं समस्त हिंदुस्तान प्रेमियों तक हमारे इस वीडियो संदेश को पहुंचाकर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने हेतु आप प्रेरित कर रहे हैं। दोस्तों, इस पुण्य कृत्य के लिए आपका पुनः धन्यवाद, आभार एवं शुभकामनाएं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि कल के वीडियो सीरीज में जो हमने डिस्कस किया था आपसे, कल के एपिसोड 15 में जो हमने नैतिक शिक्षा नैतिक दायित्व का के संबंध में चर्चा किया था, वो निश्चय ही एक बहुत ही कारगर और एक बहुत ही लाभदायक सीरीज था, एक लाभदायक टॉपिक था, क्योंकि जिस तरह से फोन कॉल्स उसके संबंध में और जिस तरह से उसके सकारात्मक विचार हम तक पहुंचे हैं, वो निश्चय ही हमारे लिए एक संजीवनी से कम नहीं है। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं बिहार में विकास की संभावनाओं के बारे में। जब बिहार में विकास की संभावनाओं की बात करते हैं तो आपको यह बताते हुए काफी शर्म महसूस होती है कि जब कभी विकसित राज्यों की चर्चा होती है और जब कभी उन राज्यों के साथ साथ जब बिहार की चर्चा होती है तो ये कहने में काफी दुख होता है कि अपनी स्थापना के 84 वर्ष के बाद और भारत की आजादी के 72 वर्षों के बाद भी बिहार ऐसा राज्य है जो कि पिछड़े राज्यों की श्रेणी में सबसे प्रथम में गिना जाता है। ये बहुत तकलीफदायक बात होती है और उस राज्य के नागरिक होने के नाते तो और भी शर्मनाक होती है। जब इस संबंध में हम स्टडी किया, जब इस संबंध में हमारी टीम ने स्टडी किया तो हमने पाया कि हम टोटल 11 ऐसे जगह है जहां पे हम पिछड़ रहे हैं। 11 ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आज की वीडियो में आपसे डिस्कस करना आवश्यक हो जाता है। उनमें सबसे पहले पॉइंट आती है पर कैपिटा इनकम। बिहार की पर कैपिटा इनकम बाकी राज्यों की तुलना में काफी लो है। अगर पर कैपिटा इनकम के डेफिनेशन की बात करें तो आप सभी यह जानते ही होंगे कि किसी भी भौगोलिक क्षेत्र के पूरी जनसंख्या को वहां के प्रति वर्ष के टोटल आय से उसको डिवाइड किया जाता है और जो आंसर आता है उसे पर कैपिटा इनकम बोलते हैं उस क्षेत्र का। अगर बिहार के पर कैपिटा इनकम और भारतवर्ष के पर कैपिटा इनकम की बात की जाए और अन्य 1950 को अगर मानक रखा जाए, 1950 और 2019 को अगर मानक रखा जाए तो आपको यह बता दें एक शर्मनाक आंकड़ा सामने आता है कि वही बिहार जो 1950 और 51 में जिसकी पर कैपिटा इनकम 204 रुपया हुआ करती थी और भारतवर्ष की पर कैपिटा इनकम रुपीस 265 हुआ करती थी, वही बिहार 2013 में इसकी पर कैपिटा इनकम घटकर 28,000 हो जाती है और भारत की पर कैपिटा इनकम बढ़कर 75,000 हो जाती है। वहीं उसी बिहार के पर कैपिटा इनकम की अगर थोड़ा और आगे जाके बात करते हैं, फाइनेंशियल ईयर 2018 और 19 की बात करते हैं तो हम पाते हैं कि बिहार की पर कैपिटा इनकम 43,822 रुपीस यानी 43,822 रुपया है, जो कि काफी लोएस्ट है। और इसके कंपैरिजन में अगर इंडिया के पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं तो 1,26,406 रुपया है। आपको यह भी बताते हुए शर्म महसूस कर रहा हूं कि गोवा जैसे छोटे से राज्य का पर कैपिटा इनकम बिहार की पर कैपिटा इनकम से 7 गुना ज्यादा है। वही नहीं, दिल्ली जैसा छोटा सा राज्य भी पर कैपिटा इनकम के मामले में हमसे काफी बेहतर है। दूसरा तथ्य है जो कि अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है, ज्योग्राफिकल डिसएडवांटेजेस। आपको बता दें कि बिहार एक लैंडलॉक्ड स्टेट है जहां पे इंटरनेशनल ज्योग्राफिकल लोकेशन का एडवांटेज नहीं है, कोस्टल रीजन तो है ही नहीं। अन्य डेवलप्ड स्टेट से अगर तुलना करें हम, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, कर्नाटका, केरला, आंध्रा, तमिलनाडु, इन प्रदेशों से अगर तुलना करते हैं तो पाते हैं कि बिहार को यह लग्जरी मौजूद नहीं है। प्रकृति ने इस मामले में बिहार के साथ अन्याय किया है। एक इंटरनेशनल बॉर्डर भी दिया है तो नेपाल दिया है, जो कि बहुत ज्यादा सकारात्मक भूमिका नहीं निभा पाती है। और बिहार के साथ प्रकृति ने एक और बहुत बड़ा अन्याय किया है कि एक रीजन ऐसा है जिसमें हमेशा सूखा पड़ जाता है तो दूसरा रीजन ऐसा है जो कि हमेशा बाढ़ से त्रस्त रहता है। तीसरी पॉइंट पे अगर बात करें तो यहाँ पे कोई मेजर इंडस्ट्रीज है ही नहीं।
बिहार में केवल बाहर से माल भर भर के ट्रक आते तो हैं, लेकिन बिहार से वापस खाली जाते हैं, क्योंकि बिहार से बाहर ले जाने के लिए ऐसा कुछ बचा नहीं है। थोड़ा बहुत था भी, शुगर मिल्स बंद हो चुके हैं, और थोड़ी मिनरल्स की जब बात आती है तो झारखंड की स्थापना के साथ साथ वो भी इससे अलग हो जाते हैं। मिनरल्स की बात आती है, माइनिंग की बात आती है, माइनिंग इंडस्ट्री की बात आती है, या डेवलप शहर की बात आती है, जो जहां पे बड़े इंडस्ट्रीज हैं, टाटानगर, बोकारो, धनबाद, झरिया, तो वो भी झारखंड की स्थापना के साथ साथ बिहार से अलग हो गए। और आपको एक और चीज बता दें कि भारतवर्ष के अब तक के इतिहास में बिहार के साथ अगर सबसे बड़ी नाइंसाफी हुई है तो 1950 के दौर में, जहां पर फ्रेट इक्विलाइजेशन पॉलिसी लागू कर दी गई, और इस इक्विलाइजेशन पॉलिसी ने, इस एफपीपी ने, फ्रेट इक्विलाइजेशन पॉलिसी ने 40 वर्षों तक बिहार का शोषण किया है। आपको बता दो वो शोषण किस प्रकार से किया है कि बिहार के बाहर प्रदेश और जो विकसित प्रदेश में, जिन राज्यों में, जिन स्थानों पर डेवलप इंडस्ट्रीज हुआ करती थी, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हुआ करती थी, उन लोगों को यह छूट दी गई कि आप बिहार से मिनरल्स लेके आए यहाँ, और आपके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में जो भी कॉस्ट अगर होते हैं उसमें आपको रिबेट दिया जाएगा, उसमें आपको बेनिफिट दिया जाएगा, उसमें आपको सहायता की जाएगी। और इतना ही नहीं, आप यह भी जान के हैरान हो जाएंगे कि इसके चलते बिहार को बहुत पीड़ा उठानी पड़ी है। और उसके साथ साथ और दूसरी बात अगर हम करते हैं तो फ्रेट इक्विलाइजेशन पॉलिसी के साथ साथ अगर बिहार में लूट खसोट की बात करते हैं तो बिहार को 1993 तक केवल लूटा गया है, केवल लूटा गया है। उसके बाद एक और काला अध्याय शुरू होता है जो कि बिहार के प्रतिष्ठा पर सबसे बड़ा आघात है, सबसे बड़ा कलंक है। वो है कास्ट पॉलिटिक्स ज्यादा है हमारे बिहार में, और डेवलपमेंट और ग्रोथ की पॉलिटिक्स की तो बात करना ही बेमानी है। आप याद करें 1991 का दौर, मैं अपने पूर्व के कई सारे वीडियोस में 1990 के दशक के बिहार का जिक्र कर चुका हूं। उसे मैं सिद्ध करता हूं किस तरह से जंगल राज हुआ करती थी बिहार में। 1991 के दौर में जब पूरा भारत लिबरलाइजेशन के दौर से गुजर रहा था, इस दौर का फायदा उठाकर विकसित प्रदेश अपनी ओर, जहां अपने प्रदेश में इंटरनेशनल फंडिंग और फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने में एड़ी चोटी का पसीना एक किए हुए थे, वहीं हमारा अपना बिहार जातिवाद की राजनीति में व्यस्त था। हमारे नेता अपनी वोट बैंक की रोटी सेकने में व्यस्त थे, और हम लोग ब्राह्मण, भूमियार, राजपूत, लाला, दलित के नाम पे लड़ने में व्यस्त थे। यह हमारे बिहार का सबसे बड़ा, सबसे काला अध्याय है। उसके बाद तो एक और चीज आपको हैरान कर देगी कि बिहार में हमेशा से अनस्टेबल गवर्नमेंट रही है। जी हाँ, बिहार को ऐसा सौभाग्य या कहें तो दुर्भाग्य प्राप्त है कि 70 साल 40 गवर्नमेंट और 23 मुख्यमंत्री। आप अंदाजा लगा सकते हैं, जहां पे 70 साल में 40 बार गवर्नमेंट बदल जाती है और 23 मुख्यमंत्री आते हैं, तो उनका एवरेज कार्यकाल कितना होगा और बिहार के विकास के बारे में कितना सोच पाए होंगे। साथ ही बात जब आती है लैक ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में, जी हाँ, इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में हमारे नेताओं ने सोचना कभी मुनासिब समझा ही नहीं। उन्होंने केवल अपने आर्थिक विरासत को बढ़ाने के लिए ही कृत संकल्प किया अपने आप को, और उसके आगे पब्लिक के लिए, आम पब्लिक के बारे में, या यूं कहें कि इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में कभी उन्होंने सोचना जायज नहीं समझा। उसके बाद आती है 9वीं पॉइंट, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयबिलिटी। अगर उसकी बात करें तो एम्प्लॉयबिलिटी कम होती है क्योंकि एजुकेशन उस स्तर का नहीं था। एजुकेशन उस स्तर का नहीं था क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा था। पॉपुलेशन ज्यादा थी तो एजुकेशन पे ध्यान नहीं गया, और एजुकेशन ज्यादा होने के चलते, एजुकेशन कम होने के चलते एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स उस तरह के नहीं हो पाए जिस तरह का समय की मांग थी। दूसरा सबसे बड़ा और सबसे विफल हमारा दौर रहा है, सबसे ज्यादा हमारे लिए कष्टदायक रहा है कि बिहार एम्प्लॉयबिलिटी स्किल बिल्डिंग में कोई काम कर ही नहीं पाया और सबसे पीछे रहा है। जी हाँ, आप सब इस बात को मानेंगे कि जहां पे कमियां होती हैं वहीं पे विकास की संभावनाएं ज्यादा होती है। और विकास के संभावनाओं की बात करें, अगर बिहार के विकास की संभावनाओं की बात करें तो आपको यह मानना होगा कि बिहार में सबसे ज्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज और पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि बिहार के पास भारतवर्ष का सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा यंगेस्ट पॉपुलेशन है। इतना ही नहीं, बिहार के पास सबसे हार्ड वर्किंग पॉपुलेशन है।
इतना ही नहीं, अब हमें इन हार्ड वर्किंग और यूथ पॉपुलेशन को एक बेटर ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट करने के बारे में सोचना होगा, क्योंकि हमारे नेताओं ने तो इस पे सोचना मुनासिब समझा ही नहीं। और इस मुनासिब नहीं समझने के कारण जो स्थिति आज हमारी है, जिस तरह दर-दर भटकना हमको पड़ रहा है, जिस तरह से हम 90 के दशक के इतिहास में, हम 90 के दशक में अपना भूतकाल खोजते हुए भविष्य में क्या करें सोच नहीं पाते हैं, ऐसे ही पीड़ा लाखों करोड़ों बिहारी युवाओं की है। और ऐसे समय में हमें यह प्रासंगिक हो जाता है, श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की 4 पंक्तियां याद आती है, जो बोलने पे मैं मजबूर हो जाता हूं। कितनी मणियां लूट गई, कितना मिटा मेरा वैभव अशेष, तो ध्यान मग्न ही रहा, इधर वीरान हुआ मेरा स्वदेश। वैशाली के भग्नवेश से पूछ, लिच्छवी शान कहां, ओरे उदास गंडकी बता, विद्यापति कवि के गान कहां। दोस्तों, आज की इस चर्चा से आप भी मेरे इस बात से सहमत होंगे कि हमें पुनः अपने जनप्रतिनिधियों को कुंभकर्ण निद्रा से उठाते हुए उनसे 3 सवाल पूछने हैं कि बिहार की पर कैपिटा इनकम बढ़ाने के लिए उनके पास क्या एजेंडा है, बिहार में इंक्लूसिव ग्रोथ की पॉलिटिक्स की शुरुआत कब होगी और इसके लिए उनके पास क्या एजेंडा है, भारतवर्ष की सबसे ज्यादा युवा आबादी वाले प्रदेश में इस युवा आबादी को ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट करने के लिए उनके पास क्या एजेंडा है। मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और आप हमें इस समस्या का समाधान ढूंढने में आप अवश्य ही मदद करेंगे और हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देकर हमारा मनोबल बढ़ाएंगे तथा हमें अगले वीडियो तक पहुंचने में आप अपना अमूल्य योगदान प्रदान करेंगे। कल मिलते हैं इन प्रश्नों के समाधान के साथ और सुझाव के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। प्रणाम, वंदे मातरम, धन्यवाद।